पॉइंट पे आता हूँ अपने। कुछ दिनों पहले रायपुर में मैंने मीडिया के साथ चर्चा करते हुए एक बात कही थी और उसी बात को थोड़ा और विस्तार से मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये विषय न केवल छत्तीसगढ़ बट विशेषकर बस्तर से जुड़ा हुआ है। हमारे राज्य के इतिहास का जो आज तक का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय घोटाला, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। पहली चीज तो ये 1.5 लाख करोड़ की रकम पर मैं कैसे पहुंचा। आप सब जानते हैं कि यहाँ नगरनार इस्पात संयंत्र है। उसे मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने यहाँ स्थापित किया था। उसकी आज कीमत जो है वो 26,000 करोड़ रुपया है। उसी प्रकार 2022 में 2 खदानें बेलाडीला 4 और बेलाडीला 5, ये लोहे की खदानें, ये भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इनकी कीमत बेलाडीला 4 में जो डिपॉजिट है वो 45,000 करोड़ है और बेलाडीला 5 में जो डिपॉजिट है वो लगभग 40,000 करोड़ रुपए का है। तो अगर आप इन सबको टोटल कर लेंगे तो ये जो पूरा घोटाला हो रहा है, ये 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसके आगे बाकी सारे जो घोटाले हुए हैं वो मिनी घोटाले लगते हैं। इसमें मैं आप ही का ध्यान आकर्षित करूंगा। 13 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ बस्तर की धरती में आए। उन्होंने NSL नगरनार स्टील लिमिटेड का लोकार्पण किया और जब वो लोकार्पण कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी, जो मेरे शब्द नहीं उनके शब्द हैं। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार इस प्लांट का निजीकरण नहीं करने जा रही है। यह प्लांट छत्तीसगढ़ के लोगों का और देश का है और ऐसा ही रहेगा। देश के लोग इसके मालिक हैं। मोदी जी ने सरल शब्दों में कहें तो एक गारंटी दी थी कि जो नगरनार इस्पात संयंत्र है उसका मालिक छत्तीसगढ़ की जनता और भारत की जनता ही रहेगी। लेकिन अगर आप 29 अक्टूबर 2025 को इसको लगा दीजिए। 29 अक्टूबर 2025 को NMDC मुख्यालय हैदराबाद में एक मीटिंग बुलाई गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। उनका जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है उसमें ये निर्णय लिया गया। उस रिपोर्ट की अगर आप बिंदु क्रमांक 12 को देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि CCIA मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के निर्णय के अनुसरण में कंपनी को नगरनार इस्पात संयंत्र के सामरिक विनिवेश हेतु एक पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। भारत सरकार का सामरिक विनिवेश प्रक्रिया जारी है। इसमें मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। ये जो लिखा गया है, NMDC ने रेजोल्यूशन पारित किया जो कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी की बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 90% जो NMDC का स्टेक है, जो भारत सरकार का स्टेक है नगरनार इस्पात संयंत्र में, उसे सीधे सीधे प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाएगा। तो मोदी जी की जो गारंटी है वो केवल एक ही गारंटी दे रहे हैं। मोदी की गारंटी अडानी की एंट्री, ये है मोदी जी की गारंटी।
एक तरफ यहां उन्होंने बोला कि इसका कभी विनिवेश नहीं होगा, विनिवेश तो दूर, सीधे सीधे इसका निजीकरण किया जा रहा है, इसको बेचा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी तेजी से ये काम चल रहा है। 29 अक्टूबर को निर्णय लिया गया एनएमडीसी के द्वारा कि इसे निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। सरकार का केवल 10% स्टेक नगरनार में रहेगा। और 4 नवंबर को भारत का पर्यावरण मंत्रालय है वो आर्सेनल मित्तल एएम निप्पॉन स्टील एनएस AMNS कंपनी को बेलाडिला से अनकापल्ली तक पाइपलाइन लगाने की अनुमति दे देता है। 2024 दिसंबर में चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार AMNS कंपनी के साथ अनुबंध करती है और वहां करीब 1.5 लाख करोड़ की लागत से एक स्टील प्लांट अनकापल्ली में बनाने का निर्णय लेती है। 2022 में इसके पूर्व, जैसा कि मैंने बताया, बैलेट पाइपलाइन के लिए देना। 9 नवंबर को तीनों राज्य सरकार जहां से ये पाइपलाइन गुजरनी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तीनों सरकारों के द्वारा निर्णय लिया जाता है, गेजेट में नोटिफिकेशन किया जाता है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चालू की जाए। ये 8 दिनों के भीतर 3 केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अनुमति देना, 3 राज्य सरकारों द्वारा क्लियरेंस देना, एनएमडीसी का प्रधानमंत्री जी के सार्वजनिक घोषणा को उलट देना, साफ साफ दिखा रहा है कि एनएमडीसी नगरनार इस्पात संयंत्र को AMNS कंपनी को सौंप रहा है। इसमें अडानी कैसे आते हैं? क्योंकि बैलेडिला क्रमांक 4 और 5 में जो खनन होने जा रहा है, जैसा कि बैलेडिला क्रमांक 13 डिपॉजिट जो है उसका खनन जो हो रहा है, ये सब खनन माइन डेवलपमेंट ऑपरेटर MDO के जरिए अडानी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। पूरा का पूरा जो बस्तर का लौ अयस्क है उसको अनकापल्ली में प्लांट बनाने के लिए दे दिया गया। उस पाइपलाइन का और जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है उसका मात्र 10% ही उपयोग नगरनार के लिए किया जाएगा। शेष 90% उपयोग हमारा जो लौ अयस्क है वो आंध्र प्रदेश में स्टील बनाने के लिए बेचा जाएगा। सीधे सीधे घपला हुआ है। और ताकि नगरनार इस्पात संयंत्र को निजी हाथों में सौंपा जा सके, इसलिए सुनियोजित तरीके से एक फायर सेल की योजना भी बनाई गई है। फायर सेल मतलब जब आग लग जाती है तब चीजों के भाव अपने आप गिर जाते हैं। नगरनार में भी आग लगा दी गई है इस्पात संयंत्र में। अगर हम इनकी ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे, जो पहला प्राइम मिनिस्टर की रिपोर्ट है अप्रैल से जून 2025 तक, नगरनार स्टील प्लांट चालू हुआ, उसका जो पहला 3 महीने का जो रिटर्न फाइल किया गया है उसमें 26 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज कराया गया। कंपनी मुनाफे में थी, लेकिन जुलाई से सितंबर जो सेकेंड ट्राइमेस्टर रिपोर्ट आया उसमें 120 करोड़ रुपया लगभग का घाटा दर्शाया गया। जानबूझ के एक प्रॉफिटेबल कंपनी को लॉस में दिखाकर, ताकि उसे सस्ते कौड़ियों के दाम
अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को बेच दिया जाए, ये योजना बनी। और ये घाटा कैसे हुआ? हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा में पूरा कोयला है, पूरा कोयला अब एमडीओ के माध्यम से अडानी ही निकाल रहे हैं। एनएमडीसी ने अडानी से कोयला नहीं लिया, छत्तीसगढ़ का कोयला नहीं लिया। न्यूयॉर्क की एक कंपनी के साथ, अमेरिका की एक कंपनी के साथ कोयला विदेश से इंपोर्ट करने का बेतुका फैसला लिया है। और अब पता चलता है जिस कंपनी के साथ ये अनुबंध किया गया था 120 करोड़ रुपए का कोयला विदेश से लेने का, वो कंपनी का कोई नामो निशानी नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उसकी शिकायत कहां की गई? परपा थाने में आईटी सेल में। ये एक कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, आईएएस अधिकारी इसके सीएमडी, पूरा इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुझको और आपको कोई फोन कर दे जमतारा से कि हमारी ये कंपनी है, हमें ये ऑर्डर दे दीजिए, मुझसे अपना ओटीपी मांग ले, वो होता है आईटी का क्राइम। ये जो 120 करोड़ रुपए का घपला किया गया है, इसकी जांच परपा थाना नहीं करेगा, इसकी जांच सीबीआई और ईडी, जिनको आपने अपने राजनीतिक दुश्मनों के पीछे तो भेज दिया, पर जिस काम के लिए इन संस्थाओं को बनाया गया था वो काम उनसे नहीं कर। सीधे सीधे पूरे बस्तर को लूटा जा रहा है, पूरे बस्तर को अडानी आर्सेलर को सौंपने की ये मोदी जी की गारंटी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसका जो इन्वायरमेंटल पहलू है, जिसके बारे में आज हम लोग बैराडीला जा रहे हैं, वहां के लोगों के साथ मिलकर हम एनएमडीसी का और राज्य सरकार का इन मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए जा रहे हैं, चेतावनी देने जा रहे हैं। जो टेलिंग डैम बनाया गया है, मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि टेलिंग डैम, जितनी भी बैराडीला में माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, जो लॉ आयरन ओर निकाल रहे हैं, अधिकांश आयरन ओर एक पाइपलाइन के माध्यम से विशाखापट्टनम भेजा जाता है। दूसरी अब पाइपलाइन और तैयार हो रही है, लेकिन इन सब पाइपलाइन का जो भी उसको वॉश करके भेजते हैं, जिस पानी के प्रेशर में उसको भेजते हैं, वो सारा पानी एक टेलिंग डैम में स्टोर किया जाता है। टेलिंग डैम का ये मतलब है कि उस पानी को किसी भी तरह पब्लिक कंजम्पशन के लिए, जनता के उपयोग के लिए ना लाया जाए, इसलिए उसको एक तरह से सेफगार्ड करके टेलिंग डैम में रखा जाता है। टेलिंग डैम बनाया गया था 20 साल पहले, नई नई पाइपलाइन आ गई, जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है उसकी भी क्षमता बढ़ गई। बैराडीला में जो उत्पादन हो रहा है वो भी लगभग 40 MTPA, मतलब 40 मिलियन टन पर एनम बढ़ चुका है, लेकिन सारा का सारा जो स्लरी है, जो वेस्ट मटीरियल है, वो उसी टेलिंग डैम में डाला जा रहा है। और इसीलिए अभी जब पानी की मात्रा बढ़ गई थी, मानसून का समय था, तो टेलिंग डैम के जो इलाका है उसको इवैक्यूएट करना पड़ा। ये एक इन्वायरमेंटल बॉम्ब वहां पर पड़ा हुआ है, पूरा बारूद बिछा हुआ है। थोड़ी सी भी चिंगारी लग गई तो इसका खामियाजा किरंदुल और बचेली के लोग ही नहीं, पूरे इस क्षेत्र के लोगों को देना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे वहां पर जो नीरी की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी वाटर हैबिटेशन है, जितने भी नलकूप हैं, जितने भी जल स्रोत हैं,
उसका हर साल वाटर टेस्टिंग किया जाता है, पानी की क्वालिटी दिखाई जाती है। उसमें आप देखेंगे कि उस जिले के, दंतेवाड़ा जिले के 80% जो वाटर सोर्स है वो कंटेमिनेटेड है। उसमें आर्सेनिक की, हेवी मेटल की मात्रा जो मानक स्तर है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए स्तर निर्धारित किया गया है, उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा है। और उसका कारण ये टेलिंग है। यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र ने टेलिंग डैम की स्टडी की और यह पाया गया कि दुनिया में 87% जो टेलिंग डैम्स बनाए गए थे वो फेल हो चुके हैं। इसी साल ब्राजील में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं घटी जिसके कारण हजारों लोगों की जान जा चुकी है। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहां के संभाग अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जो हमारे जिला अध्यक्ष है, उनका घर ही उस टेलिंग डैम इलाके में था। वहां पे लगभग 250 घरों को विस्थापित किया जाए, क्योंकि टेलिंग डैम की क्षमता बढ़ती जा रही है। वो एरिया अब ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सेफ नहीं है। बरसात में घरों में दरारें पड़ गई। लगभग 250 लोगों के घर विस्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार ने, जिला प्रशासन ने लिया है। इस संबंध में मैंने वहां के कलेक्टर से चर्चा करी। कलेक्टर ने मुझे आश्वस्त किया कि एनएमडीसी को हमने बोला है कि इन लोगों को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, इनका जो रिहैबिलिटेशन है उसका पूरा कॉस्ट, उसकी कीमत एनएमडीसी को देनी पड़ेगी। और एनएमडीसी ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। ऐसा मुझे मौखिक रूप से कलेक्टर के द्वारा बताया गया। लेकिन आज जो स्थिति है, सरकार बोलती कुछ है मोदी जी का अनुसरण करते हुए और करती कुछ और है। बोल को दिया कि ये हम कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन, बुलडोजर वहां खड़े हैं, लोगों को विस्थापित किया जा रहा है ताकि ये टेलिंग डैम, जिसकी अभी तक कोई एनवायरमेंटल स्टडी नहीं की गई है, जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट था EIA, वो जो पुरानी क्षमता वाला टेलिंग डैम था उस पर आधारित था। जो बढ़ती क्षमता उसकी है उस पर कोई स्टडी नहीं हुई है। और जैसे 29 अक्टूबर को हैदराबाद में निर्णय होता है कि एनएमडीसी का 90% हमको बेचना है, उसके अधीनस्थ एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। एक ऐसा टेक्निकल डॉक्यूमेंट जिसको केवल 2 ही कंपनियां क्वालिफाई करेंगी। उस टेक्निकल डॉक्यूमेंट में यह कहा जाता है कि प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस होनी है, कैप्टिव माइन होनी है, ये शर्तें रखी जाती हैं। और इन शर्तों का क्लियरेंस भी अगले 7 दिनों के भीतर इस कंपनी को मिल जाए। आप और हम जानते हैं, मैं कल वहां गया था कोंडागांव, 96 से जो लोग अपने वन पट्टों पर काबिज हैं, आज तक उन्हें वन अधिकार पट्टा नहीं मिला है। घूम घूम के थक गए, बोल रहे हैं कि भाई वहां पे गूगल मैपिंग ही नहीं हुई। माकड़ी करके गांव है कोंडागांव में, उस इलाके का गूगल मैपिंग ही नहीं किया गया है, इसीलिए जो डिजिटल इंडिया वाले हैं वो उनको वन अधिकार पट्टा नहीं दे पा रहे। ये उनकी गलती है, सरकार की। लेकिन जब अडानी और मित्तल की बात आती है तो 4 नवंबर को पर्यावरण स्वीकृति, 7 नवंबर को स्टील मंत्रालय और खनिज मंत्रालय दोनों स्वीकृति दे देते हैं। 9 नवंबर को 3 राज्य सरकारें अलग अलग जगह मुख्यमंत्री बैठे हैं, तीनों का गेजेट नोटिफिकेशन एक साथ निकलता है। आपने जमीन भी सौंप दी, पर्यावरण की क्लियरेंस भी दे दी, पाइपलाइन की अनुमति भी दे दी, 3 केंद्रीय मंत्रालय, 3 राज्य सरकारें झुक के एक कंपनी की खुशामद करने में लग जाते हैं। और कोंडागांव में हमारा जो आदिवासी है दर दर भटक रहा है, अभी तक उसको वन अधिकार तक है। ये हो रहा है बस्तर के साथ।
और इन्हीं बातों को लेकर अब 30 दिसंबर फाइनल जन सुनवाई निर्धारित की गई है। बेलाडीला अनकापल्ली पाइपलाइन के लिए जो फाइनल जन सुनवाई है, बाकी जो आपके कंपनी वाले हैं उनसे आप बातचीत करेंगे, 2 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं, तब जाके इस स्टेज पर पहुंचते हैं। लाइटनिंग स्पीड से अभी 30 दिसंबर को वहां जन सुनवाई तय की गई है और आज तक जन सुनवाई तो तय हो गई। हमारे जो संभागीय अध्यक्ष हैं, कमिश्नर से मिले, कलेक्टर से मिले कि जन सुनवाई हो रही है, पर्यावरण का क्या असर पड़ेगा इस पाइपलाइन से, उस संबंध में। लेकिन टेलिंग डैम के ऊपर कोई पर्यावरण रिपोर्ट कुछ नहीं है। जो कंपनी को ये स्टडी करा के देना है इस पाइपलाइन के क्या एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होगा, उसकी रिपोर्ट नहीं है। तो बिना रिपोर्ट के हम जन सुनवाई में बोलेंगे क्या, जब हमें यही नहीं मालूम कि किस बात को लेकर, किन मुद्दों को लेकर ये जन सुनवाई हो रही है। कमिश्नर ने, यहां के जो संभागीय कमिश्नर हैं, उन्होंने खुद एनएमडीसी को पत्र लिखा है कि भाई आपने जन सुनवाई आपके कहने से हम बुला रहे हैं, पर उसका जो ईआईए है, उसकी जो रिपोर्ट है, वो आज तक राज्य सरकार को भी उपलब्ध नहीं कराई। तो क्या ये एनएमडीसी कंपनी जो है, यहां तो उल्टा हो, सबसे ऊपर होना चाहिए जो इस जमीन की मालिक है, हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उसके नीचे आता है जिसने लीज दी है, राज्यपाल महामहिम, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने ये लीज दी है एनएमडीसी को। एनएमडीसी दे रहा है अपना काम, पाइपलाइन दे रहा है, माइन डेवलपमेंट दे रहा है अडानी को, मित्तल को। तो बॉस कौन है? बॉस होना चाहिए छत्तीसगढ़ की सरकार, उसके नीचे आता है एनएमडीसी, उसके नीचे आता है अडानी। पर यहां ठीक उल्टा हो गया, कलेक्टर लिख रहा है एनएमडीसी को, एनएमडीसी लिख रहा है अडानी को। ये जन सुनवाई बुलाई किसने है? किसके कहने पे हो रही है? ये जितनी परमिशन दी गई है किसके कहने पे हो रही है? अगर प्रधानमंत्री जी ये घोषणा दिल्ली में करते, किसी अपने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में करते, उद्योगपतियों के बीच करते, वो तो यहां आए, बस्तर के लोगों में आंखों से आंख मिलाकर उन्होंने ये बोला कि ये जो चीज है ये कभी नहीं बेचूंगा, ये आपकी है, आपकी रहेगी। और एनएमडीसी कंपनी अपने ही प्रधानमंत्री की बात को खंडित कर देती है। 23 अक्टूबर 23 और 29 अक्टूबर 25, 2 साल भी नहीं हुए, 90% से बेचने का निर्णय लिया। न छत्तीसगढ़ सरकार को कॉन्फ्रेंस में रखा, न छत्तीसगढ़ के लोगों को कॉन्फ्रेंस में लिया गया, न बस्तर के लोगों को लिया गया। ये बहुत ही विचित्र स्थिति है। मैं अपनी बात केवल एक तथ्य के साथ खत्म करूंगा। हमारे देश में जो आजादी की लड़ाई है 1857, हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। 1795 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्णय लिया कि बस्तर में ये कैप्टन ब्लंट है, इनके निर्देश पे एक टुकड़ी भेजने का, सेना की एक टुकड़ी भेजने का निर्णय यहां पे लिया कि बस्तर जाएगी। बस्तर के सारे लोग एक हो गए, अंग्रेजी कंपनी को अंदर घुसने नहीं दिया। ये है बस्तर वालों की ताकत। और जो 1795 में हुआ था वो अब 2025 में भी होगा। हम इस कंपनी को अंदर नहीं घुसने देंगे। एनएमडीसी के सीएमडी को हम पर्सोना नॉन ग्राटा, जिस आदमी ने बस्तर के लोगों के साथ छल किया है, हमारी संपत्ति को बेचने का जो निर्णय लिया है, उसको हम बस्तर में, जगदलपुर में, दंतेवाड़ा में
इतनी आसानी से प्रवेश भी करने नहीं देंगे जब तक कि ये जो रेजोल्यूशन पारित किया गया है, ये जो प्रस्ताव पारित किया गया है, इसको नहीं वापस लिया जाता, जब तक ये जो 6 अलग अलग क्लियरेंसेस दी गई है इनको निरस्त नहीं किया जाता, जब तक एनएमडीसी ये लिख के नहीं दे देता है कि यहां पर जितने भी उसके प्लांट्स चल रहे हैं, जितने भी माइंस चल रहे हैं, उसमें स्थानीय लोगों को। अब छत्तीसगढ़ में पहले की स्थिति रही होगी कि हमारे पास पर्याप्त इंजीनियर नहीं थे, पर्याप्त मैनेजर नहीं थे। आज पर्याप्त से भी ज्यादा है, बेरोजगार बैठे 100% जो वर्कफोर्स है, मैनेजरियल पोस्ट की मैं बात नहीं कर रहा, पर जो वर्कफोर्स है 100% यहां के स्थानीय लोगों को लेना पड़ेगा। ये बात एनएमडीसी पर भी उतनी ही लागू होती है। और राज्य सरकार जिसने कोकुड़ी में अभी मक्का कारखाना शुरू किया, कोकुड़ी के सरपंच कल हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि वहां पर जितने भी काम करने वाले लोग आए हैं, एक भी गांव के लड़के को नहीं लिया गया, एक भी कोंडागांव बस्तर के लड़के को नहीं लिया गया, सारे लोग उड़ीसा और बिहार के हैं। ऐसा नहीं चलने वाला है बस्तर में। ये बात मैं आपके माध्यम से सरकार को भी सचेत करना चाहता हूं। धन्यवाद।